हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, पावर शेयरिंग। अगर आप लोग को ये वाली नोट्स डाउनलोड करनी होगी तो डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ होगा, उसको इंस्टॉल कर लेना। और सोशल साइंस के अगर आपको कोई भी चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करने होंगे, चाहे वो हिस्ट्री का हो, सिविक्स का हो, ज्योग्राफी का हो या फिर इकोनॉमिक्स का, तो आप किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स को और किसी भी चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। इनफैक्ट साइंस का भी सभी चैप्टर के नोट्स को हमने दे दिया है। और इस तरह के नोट्स आप लोग को पूरे यूट्यूब में या फिर गूगल में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो, जितने भी चैप्टर हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, ख़ास करके हम सोशल साइंस का बात करें तो इसमें एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके मीनिंग को समझ पाना हमारे लिए आसान नहीं होता है। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको जो भी हार्ड वर्ड देखने को मिलेंगे, उन हार्ड वर्ड के सामने हमने इस तरह से हिंदी में भी लिख दिया है, जिससे कि आपको समझने में चैप्टर को बहुत ही आसान होगा। ठीक है, आप चैप्टर को बहुत ही ईजिली समझ लोगे। तो चलिए एक एक करके हम पूरे चैप्टर को हम इस नोट्स के साथ समझते होंगे। नोट्स डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, उसको इंस्टॉल कर लेना हमारे ऐप को। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको ये सब सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आप बेल्जियम की स्टोरी को समझोगे थोड़ा सा। जो बेल्जियम एक कंट्री है, तो उस बेल्जियम कंट्री के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। इसके इथनिक कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। इथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है कि जैसे कोई भी कंट्री होती है तो इसमें अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लोग रहते हैं, तो इसमें अलग अलग जाति के लोग हैं। ठीक है, तो इसी को कहा गया है इथनिक कंपोजिशन। एक ही कंट्री में अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लोगों का होना। देन इसके बाद पढ़ोगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम ने किस तरह से समझदारी से काम लिया, यानी कि उन्होंने पावर शेयरिंग का यूज़ किया। ठीक है, अगर पावर शेयरिंग का यूज़ नहीं करते तो इससे उनको आगे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था। जो वहाँ की स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती थी। तो ये सब आप जब चैप्टर को अभी आगे पढ़ोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे स्थिति बिगड़ सकती थी। ठीक है, वहीं दूसरी ओर हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। श्रीलंका जो एक कंट्री है, ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे। देन इसके इथनिक कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। जैसे बेल्जियम के जो अलग अलग जाति के लोग थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, बिल्कुल इसी तरह से श्रीलंका में भी कौन कौन से जाति के लोग हैं, कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं, तो इसके बारे में समझेंगे। और यहाँ पे श्रीलंका में क्या किया गया कि मेजोरिटी को देखा गया, इसमें पावर शेयरिंग का इन्होंने यूज़ नहीं किया, तो इससे इनको क्या नुकसान हुआ श्रीलंका को, तो इसके बारे में समझेंगे। यानी मेजोरिटी इन श्रीलंका। देन इन दोनों का कंक्लूजन ये निकलता है कि पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, यानी कि ज़रूरी क्यों है, इसको समझेंगे। एंड लास्ट में फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग समझेंगे, यानी कि पावर शेयरिंग जो होता है वो किन के बीच में होता है, कितने फॉर्म्स होते हैं, कैसे पावर शेयरिंग होता है, ये सबको सारा समझने जा रहे हैं। तो ओवरऑल आप लोग को एक चीज़ पता चल ही गया होगा कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में पावर को किस प्रकार से बांटा गया है, कैसे डिवाइड किया गया है, पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, और पावर शेयरिंग अगर नहीं हो तो इससे क्या हमें नुकसान होगा, इन सब चीज़ों को समझेंगे। और इसके में हम जो एग्ज़ाम्पल देखेंगे वो श्रीलंका वाला ही देखेंगे। ठीक है, पर श्रीलंका को किस तरह से बहुत ज़्यादा मतलब उसकी स्थिति जो थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, कैसे, ये आगे जब चैप्टर को समझोगे अभी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर का स्टार्ट होता है दो स्टोरीज से, मतलब बेल्जियम और श्रीलंका से। ये तो समझ में आ ही गए, मतलब पूरे चैप्टर में आपको बेल्जियम श्रीलंका इसी को लेके चलना है, बेल्जियम श्रीलंका। ठीक है, पहले बेल्जियम के बारे में थोड़ा सा समझ लो। बेल्जियम, तो ये है बेल्जियम का नक्शा। ठीक है, ये मैप हो गया बेल्जियम का। आगे हम बताएंगे आप लोग को कि ये जो येलो वाली पार्ट है ये कौन सी है, और ये जो रेड वाली पार्ट है ये कौन सी है। यहाँ पे ब्रसल्स भी है, यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग मतलब जर्मन भाषा यहाँ पे बोला जाता है। इन सब को लेके आगे हम समझेंगे। ठीक है, इथनिक कंपोजिशन यहाँ पे मैं जब बताऊँगा उस समय। अच्छा देखो, जो बेल्जियम है ना, ये यूरोप का एक बहुत छोटा सा कंट्री है। अगर इसका बॉर्डर का बात करें, ये जो इसकी बॉर्डर है, ये बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ। ठीक है, अगर इसके एरिया का बात करें, इसका जो कुल एरिया है वो हरियाणा, जो हमारे इंडियन स्टेट का हरियाणा है ना, तो हरियाणा से भी इसकी जो एरिया है वो कम है। और इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो करीब 1 करोड़ है, जो कि वही हरियाणा से आधी है, हरियाणा का जितना है उससे आधा है। अब ये जो डेटा दी गई है वो आपकी जो नई एनसीईआरटी बुक दी गई है
जो कि आपको 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए स्पेशली पढ़ना है उसके अनुसार है। तो डेटा क्या होता है, चेंज होते रहता है, हो सकता है आगे चल के ये चेंज भी हो जाए, लेकिन फ़िलहाल अभी जो आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई थी वो यही है। ठीक है, अब चलो इसके इथनिक कंपोजिशन को समझते हैं कि बेल्जियम में कौन कौन से जाति के लोग रहते थे और वे कौन कौन से भाषा बोलते थे। तो जैसे कि अभी हमने बात किया था कि ये जो येलो वाला जो ये एरिया है इसको कहा जाता है फ्लैमिश रीजन। ठीक है, क्या बोला जाता है, फ्लैमिश रीजन। और इसमें सबसे ज़्यादा 59% जो लोग हैं वो डच लैंग्वेज बोलते थे। तो मेजोरिटी जो थी वो यहीं पे थी लोगों की, मतलब कौन सा लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की मेजोरिटी थी, तो डच लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की मेजोरिटी थी। 59% लोग डच बोलते थे। और ये जो आपको रेड वाला एक एरिया यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये वैलोनिया रीजन है। तो वैलोनिया रीजन में 40% जो लोग थे वो फ्रेंच बोला करते थे। इसके बाद ये वाली जो एक एरिया आपको दिखाई दे रही है, इसमें जो बेल्जियंस पीपुल्स हुआ करते थे तो ये जर्मन लैंग्वेज बोला करते थे। ठीक है, अब इन सब के अलावे एक यहाँ पे एक छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा ब्रसल्स, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। ब्रसल्स बेल्जियम की कैपिटल क्या सी है, ब्रसल्स। तो इसमें थोड़ा सा स्थिति जो था वो डिफरेंट ही था। जैसे ये देखा जाए तो ये येलो वाली पूरी एरिया में देखा जाए तो डच ज़्यादातर बोला जा रहा है पूरे। अगर हम बेल्जियम का भी बात करें तो इसमें 59% डच बोला जा रहा है। बट ब्रसल्स ही एक ऐसा यहाँ पे देखो, ब्रसल्स एक ऐसा यहाँ पे ये कैपिटल था जहाँ पे 80% जो लोग थे वो फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे। मतलब मेजोरिटी समझ लो फ्रेंच लोग की यहाँ पे कितनी ज़्यादा थी। और 20% जो लोग थे वो डच बोला करते थे। तो यहाँ पे स्थिति कुछ डिफरेंट ही था। तो ये चीज़ आप लोग को पता ही होगा कि जब ऐसा हो कि एक ही कंट्री में या फिर किसी एक जगह पे अलग अलग कास्ट के लोग या फिर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो उस समय क्या होता है कि लोगों में टेंशन होती है, क्योंकि वो उसको सपोर्ट करता है। जैसे अपने कास्ट के लोग अपने कास्ट के लोगों को ही सपोर्ट करते हैं, अदर कास्ट के लोग अदर कास्ट को सपोर्ट करेंगे। मतलब हम जिस चीज़ से बिलोंग कर रहे हैं हम उसी को ना सपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ये जो डच बोलने वाले जो लोग थे और जो फ्रेंच बोलने वाले जो लोग थे, इन लोगों के बीच में टेंशन बढ़ते जाता है। और ये जो टेंशन है ये आगे मैं एक ईयर बताऊंगा, उन दोनों ईयर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये टेंशन क्यों बढ़ता है, टेंशन बढ़ने के पीछे क्या रीज़न था? तो रीज़न ये था, ये एग्जामिनेशन में अगर आ जाए तो ये 2 रीज़न आप लिखोगे। पहला रीज़न तो ये था कि जो फ्रेंच बोलने वाले लोगों की जो कम्युनिटी थी वो रिच हुआ करती थी। भले ही फ्रेंच यहाँ पे देखो 40% ही बोला जा रहा है, ठीक है, फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या 40% ही है और डच बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 59% है। लेकिन ये 40% तो भले ही फ्रेंच बोला करते थे बट ये पावरफुल थे और रिच भी थे। ठीक है, तो पावरफुल और रिच होने के वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया या फिर एजुकेशन हो गया तो इनको पहले मिला करती थी और डच स्पीकिंग कम्युनिटी को लेट से मिला करती थी। तो इस मतभेद के वजह से इन दोनों के बीच में टेंशन हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्या सॉल्यूशन होता है, किस प्रकार से सरकार समझदारी से काम लेती है, आगे हम इसको समझेंगे। ओके, और जो ब्रसल्स है, ब्रसल्स का हम बात कर ही चुके हैं कि इनका जो प्रॉब्लम ही था वो ब्रसल की एक अलग ही समस्या थी। समस्या ये थी कि जैसे ऊपर में हमने आप लोग को बता ही दिया कि केवल 20% लोग ही डच बोला करते थे और 80% लोग फ्रेंच बोला करते थे। तो यहाँ पे इनकी जो समस्या थी कुछ अलग ही थी, यानी कि डच स्पीकिंग पीपुल की मेजोरिटी मतलब यहाँ पर कम थी और ये जो फ्रेंच पीपुल लोगों की जो मेजोरिटी थी वो ज़्यादा थी। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसमें ये पॉइंट लिखा गया है कि पूरे बेल्जियन कंट्री का अगर हम बात करें तो डच स्पीकिंग लोगों की मेजोरिटी ज़्यादा हुआ करती थी। बट अगर हम कैपिटल का बात करें यानी कि ब्रसल्स का बात करें तो ब्रसल्स में इनकी माइनॉरिटी थी डच बोलने वाले लोगों की, यानी केवल 20% था। तो यहाँ पे जो ब्रसल्स की जो सिचुएशन थी वो एक एक्यूट थी मतलब अलग ही थी। ओके, तो 2 रीज़न तो खैर हमने आप लोग को बता ही दिया कि ऊपर में कि 2 कौन से रीज़न थे जिसकी वजह से डच स्पीकिंग में कम्युनिटी में और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में टेंशन बढ़ गया था। तो ये जो टेंशन बढ़ा था ये देख लो ईयर है 1950 से 1960s के बीच में टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, कौन से 2 कारण थे ऊपर में हमने यहाँ पे आप लोग को बता ही दिया था। ठीक है, ये यहाँ पे 2 रीज़न आप लोग को हमने बताया था।
तो यहाँ पे आपने बेल्जियम के बारे में, बेल्जियम के इथेनिक कंपोजिशन के बारे में समझ लिया, कैसे टेंशन बढ़ा वो समझ लिया। तो टेंशन तो बढ़ा, चलो ठीक है, टेंशन हुआ, तो इस टेंशन का क्या सॉल्यूशन निकाला गया? क्योंकि बेल्जियम जो थी वो समझदारी से काम लेती है। एकोमोडेशन का मतलब ही होता है समझदारी से काम लेना, और समझदारी से कैसे काम लेती है, तो इन्होंने पावर शेयरिंग किया। अगर ये पावर शेयर नहीं करते तो फिर वही श्रीलंका वाला हाल हो जाता, अगर मेजोरिटी को देखते तो, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी श्रीलंका के बारे में हमने आप लोग को नहीं बताया है। अगर आप एनसीईआरटी किताब के अनुसार चलोगे तो ये वाली टॉपिक है, पहले श्रीलंका के इथेनिक कंपोजिशन को देने के बाद ये वाली टॉपिक दी गई है। बट हम यहाँ पे इसको पहले इस वजह से लिखे हुए हैं ताकि अगर आप बेल्जियम के बारे में पूरा पढ़ रहे हैं तो इसको ख़त्म कर ले। तो बेल्जियम का यहाँ पे समस्या को किस तरह से ख़त्म किया जाता है, किस तरह से बेल्जियम पावर शेयरिंग करती है, कैसे समझदारी से काम लेती है, तो इसको यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखो तो बेल्जियम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मतलब पूरे देश की गवर्नमेंट, वो क्या करती है, तो 1970 से लेके 1993 तक, मतलब 1993 के बीच में, मतलब 1970 से 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंज करती है, मतलब 4 बार संशोधन करती है। ठीक है, अब ये मतलब 4 बार संशोधन करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से चेंजेज आए थे, ये हम आगे आप लोग को यहाँ पे बताने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए 4 बार क्यों किए गए? ताकि सभी लोग, मतलब आपस में जो डच बोलने वाले लोग थे, फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, बेल्जियम में एक साथ मिलजुल कर रह सके, इसीलिए, है ना। तो आगे अब हम यहाँ पे समझेंगे कि बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से चेंजेस हुए। ओके, इसमें की एलिमेंट करके आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन अगर आता है तो आप लिख ले सकते हो ये सब सारे पॉइंट। तो देखो, पहला तो चेंज ये किया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स लोगों की जो संख्या होंगी वो डच बोलने वाले मिनिस्टर्स और जो फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर्स हैं, इनकी संख्या सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल होगी, बराबरी की होगी। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता कि कोई भी अगर स्पेशल लॉज वगैरह लगाने रहते तो ऐसा नहीं कि किसी की मेजोरिटी ज़्यादा, जैसे हो सकता था ना, अगर मेजोरिटी किसी की ज़्यादा रहती, मान के चलो डच बोलने वाले लोगों की मेजोरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़्यादा रहती, तो वो तो अपने अनुसार कोई भी कानून लगा सकते थे, कोई भी लॉज लगा सकते थे। तो जब मेजोरिटी दोनों की इक्वल रहेगी, तो इक्वल रहने से क्या होगा कि वो कोई भी अगर आप कानून लगाते हैं तो कानून लगाने से पहले आपस में उन लोग को सलाह मशवरा करना पड़ेगा कि हम इस कानून को लगाएं कि नहीं लगाएं। उनका अगर डिसीजन रहा कि हाँ ठीक है लगा सकते हैं, तब तो ठीक है लगा दिए, नहीं सर अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं तो फिर हमें कानून नहीं लगा सकते हैं। तो स्पेशल लॉज हम कोई भी अपने मन से नहीं लगा सकते थे, अगर बहुमत मिले तो ही लगा सकते थे। ठीक है, और इसमें वही है कि कोई भी सिंगल कम्युनिटी एक तरफा डिसीजन नहीं ले सकती थी, यानी कि यूनिलेटरली डिसीजन नहीं ले सकती थी। ऐसा नहीं कि अपने मन से हम कोई भी डिसीजन ले लिए, कोई भी कम्युनिटी। तो इक्वल यहाँ पे मिनिस्टर्स, मतलब इक्वल डच और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर्स को मतलब इक्वल रहने से यहाँ पे एक फ़ायदा इस तरह से हो रहा था। तो यहाँ पे एक तरह से क्या हो रहा है, पावर का शेयरिंग हो रहा है ना। दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अब अधीन नहीं रहेगी। मतलब अधीन रहने का क्या कहने में का मतलब क्या है, सब ऑर्डिनेट, यानी कि ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब कुछ बोलेगी तो ही स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अब स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो अपने तरीके से अपने मन से डिसीजन ले सकती थी। ठीक है, तीसरा चेंज क्या किया गया, जिस प्रकार से हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर्स की संख्या इक्वल होगी, बिल्कुल इसी तरह से ब्रसल्स में भी यही चीज़ किया गया कि एक सेपरेट गवर्नमेंट वहाँ पर भी बनाया गया जिसमें डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर भी बराबर होगी। जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर होगी, इसी प्रकार ब्रसल्स के में भी जो गवर्नमेंट बन रही है वहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। मंत्रियों की जो संख्या होगी मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। जैसे पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री लोग डच और फ्रेंच बोलने वाले लोग बराबर होंगे, यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनेगी इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे डच और बोलने वाले लोगों, डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस नहीं किया होगा, एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोग बताता हूँ किस प्रकार से यहाँ पे पावर शेयरिंग हुआ।
जैसे यहाँ पे डच और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर्स की संख्याएं इक्वल होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो ये कैसे हुई? ऑब्वियसली किसी ने प्रस्ताव रखा होगा। अब जैसे ऊपर में हमने बताया कि डच बोलने वाले लोगों की जो परसेंटेज थी वो 59 थी और फ्रेंच बोलने वाले लोगों की जो परसेंटेज थी वो 40 थी, तो इसमें मेजोरिटी किसकी थी? डच वाले लोगों की। तो प्रस्ताव कौन रखा होगा? फ्रेंच बोलने वाले लोगों की। ठीक है, फ्रेंच बोलने वाले लोगों ने प्रस्ताव रखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबरी बराबरी का मिनिस्टर्स होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रस्ताव को किसने माना किसने? डच ने। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर आप ब्रसल्स का बात करो तो ब्रसल्स में तो केस उल्टा था। इसमें डच बोलने वाले लोगों की संख्या 20 थी और फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या 80 थी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रस्ताव कौन रखेगा? डच बोलने वाला लोग। और एक्सेप्ट कौन करेगा? फ्रेंच बोलने वाले लोग। तो यहाँ पे ये लोग जो ये इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स को ये लोग स्वीकार करते हैं, तो क्यों स्वीकार करते हैं? स्वीकार करने के पीछे रीज़न ये होता है क्योंकि यहाँ पर जो ये जो डच वाले लोग थे, डच बोलने वाले लोग, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की इक्वल मिनिस्टर्स रखने की मांग को इन्होंने स्वीकार किया था। अगर इन्होंने, डच बोलने वाले लोगों ने स्वीकार नहीं किया रहता कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हम बराबरी का हिस्सेदारी नहीं रखेंगे मिनिस्टर्स का, डच और फ्रेंच का, तो यहाँ पे ब्रसल्स में भी ये चीज़ नहीं होता। यहाँ पर भी ये लोग, फ्रेंच लोग बोल देते कि हमारी यहाँ पे मेजोरिटी ज़्यादा है, हम भी यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पावर का शेयरिंग हो रहा है ना। तो चैप्टर का थीम को बस समझते जाओ। तो वही चीज़ जो है अभी जो हमने आप लोगों को बताया था, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स इन ब्रसल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्ट कर लिया था, बराबर बराबर मंत्री रखो, हमने एक्सेप्ट कर लिया। इस वजह से फ्रेंच बोलने वाले लोगों ने भी ब्रसल्स में एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, यहाँ पर भी हम इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स रखेंगे। ओके, यहाँ तक आई थिंक चैप्टर का थीम आपको समझ में आ चुका होगा। और क्या कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या चेंजेज हुए? तो और चेंजेज यहाँ पे देख लो क्या दिया गया है कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ ऑल्सो अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, जिसका नाम रखा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावे भी एक और टाइप के गवर्नमेंट यहाँ पे बनते हैं जिनको कहा जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चल गया कि यहाँ पे 3 टाइप के गवर्नमेंट बने, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा कौन सा? कम्युनिटी गवर्नमेंट। अच्छा, ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी इनको इलेक्ट कौन करते थे? इनको कौन इलेक्ट करते थे? तो इनको कोई भी एक लैंग्वेज कम्युनिटी वाले लोग कर सकते थे, चाहे वो डच बोलने वाले लोग हो, चाहे फ्रेंच बोलने वाले लोग हो, या फिर जर्मन बोलने वाले लोग हो। ये मैटर नहीं करता कि वे कहाँ पे रहते हैं। जैसे ये पूरा जो हमने आप लोग को इसमें दिखाया था, इसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे अगर मान के चलो डच बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पे फ्रेंच कोई नहीं बोलता होगा, फ्रेंच तो बोलता ही होगा। या फिर यहाँ पे फ्रेंच ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं तो यहाँ पे डच कोई नहीं बोलता होगा, डच भी बोलता होगा। तो लोग चाहे कहीं भी रहे, ठीक है, तो वो इलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, वो इलेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हम लिखा है, कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का जो काम होता था वो कोई भी एक लैंग्वेज कम्युनिटी वाली गवर्नमेंट, कोई भी एक लैंग्वेज कम्युनिटी वाली कर सकती थी, चाहे वो डच बोल रही हो, चाहे फ्रेंच बोल रही हो, चाहे जर्मन बोल रही हो, और ये मैटर नहीं कर रहा था कि वो कहाँ रह रही हो। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे होता क्या था, जैसे कोई डच बोल रहा है तो डच बोलने वाले लोगों की एक अलग कम्युनिटी यहाँ पे बन गया। ठीक है, इसी तरह से कोई अगर फ्रेंच बोल रहा है तो एक गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट में यहाँ पे जो बना गया वो फ्रेंच बोलने वाले लोगों की एक कम्युनिटी बन गई। इसी तरह से जर्मन बोलने वाले लोगों की एक कम्युनिटी बन गई। तो ये सब यहाँ पे कुछ कम्युनिटी गवर्नमेंट बनते थे। और ये क्या करते थे, ये किस चीज़ पे डिसीजन लेते थे? तो ये जो गवर्नमेंट होती थी वो कल्चरल, यानी कि अपनी संस्कृति के ऊपर। अब देखो ऑब्वियसली ये यहाँ पे सिर्फ डच बोलने वाले लोग हैं, तो डच बोलने वाले लोग की ऑब्वियसली ये कोई भी चीज़ जैसे कल्चर से रिलेटेड, इनके कल्चर से रिलेटेड कुछ भी होगा तो ये अपनी डिसीजन लेंगे। एजुकेशन से रिलेटेड होगा वो डिसीजन लेंगे, या फिर ये अपना लेंगे, तो ये अपना अपना खुद से डिसीजन ले सकते थे। तो यही थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये जो गवर्नमेंट जो पावर रखती थी वो किन चीज़ों पे पावर रखती थी? तो कल्चर, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ पर। ठीक है, इन पर इनका कंट्रोल था।
अब देखो जब स्थिति सुधर गई, स्थिति बहुत ही अच्छा हो गया, तो इसको देखते हुए जो ब्रसल्स थी उसको हेड क्वार्टर चुना गया यूरोपियन यूनियन का। और यहाँ पे आप इस चीज़ को भी देख रहे हो कि ये यूरोपियन पार्लियामेंट है ब्रसल्स में, ठीक है। तो ब्रसल्स को चुना गया हेड क्वार्टर यूनियन यूरोपियन का, क्योंकि यहाँ पे स्थिति बहुत ही अच्छी हो गई थी। जो पहले एक टेंशन भरा माहौल था वो तो खैर चला ही गया, अब स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गई थी, तो इस वजह से इसको हेड क्वार्टर चुना गया, ठीक है। चलो अब आगे हम यहाँ पे श्रीलंका की स्टोरी को समझते हैं। हमने बेल्जियम की स्टोरी को पूरा समझ लिया, अब श्रीलंका का स्टोरी को एक एक करके हम समझते हैं। तो श्रीलंका क्या है, एक इज़लैंड नेशन है जो कि तमिलनाडु के ठीक आप नीचे देखोगे साउथर्न में, ठीक, साउथर्न कोस्ट में। इनकी पॉपुलेशन का बात करो तो ये करीब 2 करोड़ है, एज सेम एज़ हरियाणा। हरियाणा की पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है, हो सकता है आगे चल के थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो डेटा, बट अभी फ़िलहाल एनसीईआरटी के बुक में आपकी यही है। श्रीलंका की जो कैपिटल है वो क्या है, कोलंबो, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी रहोगे, यहाँ पे है कोलंबो, ओके। चलो इसके इथनिक कंपोजिशन को समझो। इसका जो इथनिक कंपोजिशन है वो बेल्जियम से थोड़ा अलग ही है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये जो पूरा येलो येलो पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो पूरा येलो येलो दिखाई दे रहा है, ये इसमें 74% जो लोग थे वो सिन्हाला लैंग्वेज बोला करते, सिन्हाला भाषा, और ये सब सारे बुद्धिस्ट लोग थे, ठीक है। सिन्हाला बोलने वाले लोग कौन थे, बुद्धिस्ट। कितने थे, 74, यानी कि इनकी जो मेजोरिटी थी सिन्हाला बोलने वाले लोगों की वो बहुत ज़्यादा थी, है ना। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये वाली, ठीक है, या तो फिर आप ये भी देख सकते हो या तो ये वाली देख सकते हो। तो ये सब यहाँ पे जो रीजन देख रहे हो इसमें ये सब जगहों पे तमिल स्पीकर्स हुआ करते थे, तमिल स्पीकर्स। अब जो तमिल स्पीकर्स थे तो ये भी 2 तरह के तमिल स्पीकर्स थे, एक थे हिंदू और दूसरे थे मुस्लिम, ठीक है। मतलब ये जो तमिल स्पीकर्स थे 18%, तो ये हिंदू और मुस्लिम थे। अब 18% में भी जो तमिल स्पीकर्स थे तो इसमें भी देखो कि कुछ जो तमिल स्पीकर्स थे वो श्रीलंका के ही नेटिव्स हुआ करते थे, जो पहले से, मतलब श्रीलंका के नेटिव्स कहने का क्या मतलब हो गया कि वो पहले से, मतलब तमिल्स हु इज़ ऑलरेडी रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, वो पहले से श्रीलंका के रेसिडेंट हुआ करते थे और वो तमिल बोला करते थे। बट जो इंडियन तमिल्स थे जिनकी संख्या केवल 5% थी, तो ये इंडिया के रेसिडेंट्स थे, लेकिन बहुत सालों पहले ये टी वर्कर के रूप में श्रीलंका काम करने के लिए आए थे, तो वहीं पे बस गए थे, तो उनको वो तमिल भाषा बोला करते थे, तो उनकी संख्या 5% थी। तो तमिल स्पीकर्स टोटल 18% थे, जिसमें श्रीलंका के जो नेटिव्स थे यानी श्रीलंका के जो रेसिडेंट थे वो 13% थे, और इंडियन तमिल्स बोलने वाले की जो संख्या जो थी वो 5% थी। और बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे छोटा छोटा बूंदा बूंदा टाइप में आपको कब दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखो छोटे छोटे बूंदे बूंदे टाइप में दिखाई दे रहे होंगे। तो कहीं जो थे वो क्रिश्चियन लोग भी थे, और ये क्रिश्चियन लोग सिन्हाला भी बोला करते थे और तमिल स्पीकर्स भी थे, ये दोनों ही बोला करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लोग यहाँ पे रह रहे हैं जो कि अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। कहीं सिंहाला बोला जा रहा है, तो कहीं तमिल बोला जा रहा है, कहीं ये श्रीलंका के नेटिव्स हैं तमिल बोलने वाले, कहीं इंडियन के नेटिव्स हैं तमिल बोलने वाले, तो कहीं क्रिश्चियन है जो सिन्हाला कहीं बोल रहा है, कहीं तमिल बोल रहा है। तो अलग अलग लोगों की ग्रुप यहाँ पे थी। अभी जैसे हमने बेल्जियम के कंडीशन में क्या पढ़ा कि वहाँ पे एकोमोडेशन मतलब पावर शेयरिंग का काम हुआ, मतलब पावर शेयरिंग हुआ। बट श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं होता, यहाँ पे मेजोरिटी को देखा जाता है। तो मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका ये टॉपिक है। जब श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था, याद रखना ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता भी है कि श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट श्रीलंका हुआ था 1948 में। तो जब 1948 में श्रीलंका आज़ाद हो गया तो इसके बाद वहाँ के जो लीडर्स हुआ करते थे वो ज़्यादातर सिन्हाला कम्युनिटी के थे, सिन्हाला भाषा बोला करते थे। तो उन्होंने कुछ डिसीजन लिए ताकि अपनी जो डोमिनेंस थी गवर्नमेंट में वो बरकरार रख सके, क्योंकि उनकी देखो मेजोरिटी ज़्यादा थी, सिन्हाला बोलने वाले लोगों की कम्युनिटी ज़्यादा थी। अब मेजोरिटी ज़्यादा होने की वजह से ऑब्वियसली वो कोशिश क्या करेगा कि
अपना जो डोमिनेंट है वो उस गवर्नमेंट में, ठीक है, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो बना के रखने का। तो वो कुछ कुछ डिसीजन लेते हैं ताकि वो अपने डोमिनेंस को सिक्योर कर सके। वो क्या क्या डिसीजन लेते हैं तो आगे हम यहाँ पे समझेंगे। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है कि हाउ श्रीलंका गवर्नमेंट फेवर्ड सिन्हालाज। जो श्रीलंका की गवर्नमेंट होती है वो किस प्रकार से सिन्हालाज को, सिन्हाला बोलने वाले लोगों को फेवर करती है। तो देखो होता क्या है, 1956 में एक एक्ट पास होता है जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाता है और तमिल को डिसरिगार्डिंग कर दिया जाता है, मतलब अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखो एक पहला स्टेप लिया गया सिन्हाला कम्युनिटी को लेकर। दूसरा क्या किया गया, तो द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला अप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटीज़ पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। और गवर्नमेंट जो थी वो एक प्राथमिकता, मतलब जैसे होता है ना, प्रिफरेंस हम देते हैं, जैसे SC ST वालों को हम कुछ प्रीफर देते हैं, आज भी वोमेंस को भी प्रीफर करते हैं। तो कुछ ऐसी नीतियाँ लाए गई जिसमें जो सिन्हाला बोला करते थे, जो सिन्हाला अप्लीकेंट्स थे, उन लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी। कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करने को लेके हो गया या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में हो गया कि उनकी जॉब पहले होगी, जो सिन्हाला बोल रहे हैं उनकी जॉब पहले होगी, तमिल बोलने वाले लोगों की जॉब बाद में होगी, उनकी नहीं होगी। तो इस तरह की कुछ पॉलिसी लाई गई। अब ऑब्वियसली इस तरह की जब पॉलिसी लाई जाती है तो अदर वाले थोड़े से एंग्री टाइप में होते हैं। जैसे अभी भी देखा जाता है कि SC ST वालों को जॉब जल्दी मिल जाता है तो अदर कास्ट वाले या जनरल कास्ट वाले वो थोड़ा सा मतलब नाराज़गी होती है। तो बस यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही थी। आगे है कि ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फास्टर बुद्धिज़्म। मतलब कि एक नई कॉन्स्टिट्यूशन तय किया गया जिसमें जो स्टेट थी वो प्रोटेक्ट कर रही थी, जो बुद्धिज़्म थे उनको बढ़ावा दे रही थी। आपको हमने ऊपर में जैसे बता दिया था कि सिन्हाला बोलने वाले लोगों की जो लोग थे वो कौन लोग थे, बुद्धिस्ट लोग। तो इसी वजह से यहाँ पे जो बुद्धिस्ट लोग थे, बुद्धिस्ट लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, नई कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये तय किया गया कि बुद्धिज़्म लोगों को प्रोटेक्ट किया जाएगा और उनको बढ़ावा दिया जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो किस प्रकार से सिन्हालाज बोलने वाले लोगों को फेवर किया गया है। ओके, समझ में ये चीज़ आ गई होगी। तो ये सब को देखते हुए क्या होता है, ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमोंग द श्रीलंकन तमिल्स। देखो अभी तो आपने यहाँ पे 3 तरह के पॉलिसीज़ को देखा, इसी तरह के बहुत सारे और भी गवर्नमेंट के तरफ से सिन्हालाज को फेवर करने को लेके बहुत सारे और भी फैसले लिए गए, एक के बाद आते रहे। ठीक है, जिसके वजह से धीरे धीरे क्या होता है कि जो श्रीलंकन तमिल्स हुआ करते थे तो इनको बेगानेपन का एहसास होने लगा, मतलब एलिनेशन का एहसास होने लगा कि गवर्नमेंट तो हम लोग को देख ही नहीं रही है। इस प्रकार का फीलिंग्स आने लगा कि हम लोग, लग रहा है कि मेरा कोई, हमारा यहाँ पे अस्तित्व ही नहीं है। तो वही चीज़ है कि दे फेल दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड दैम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। उनको ऐसा फीलिंग्स होने लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो हमारे पॉलिटिकल राइट्स से हमें वंचित कर रही है, हमें पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहा है, हमारे साथ भेदभाव कर रही है, हमें जॉब्स नहीं दिया जा रहा है, हमें कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, कोई भी सुविधाएँ नहीं मिल रही है। इस तरह का उनके अंदर फीलिंग्स आने लगा। तो होता क्या है, एज ए रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर टाइम। तो समय बीतता गया और समय बीतने की वजह से धीरे धीरे क्या होता है कि सिन्हाला बोलने वाले लोगों की और तमिल बोलने वाले लोगों की जो कम्युनिटी, मतलब इन दोनों की जो कम्युनिटी थी, इन दोनों की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी और मतलब आगे चल के ये युद्ध में भी इनफैक्ट वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया गया है। अच्छा देखो, यहाँ पर जब इनको किसी भी तरीके का कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है तमिल कम्युनिटीज़ को, तो ऑब्वियसली ये कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगी। तो ये क्या करती है, तमिल स्पीकर्स क्या करती है गवर्नमेंट, श्रीलंकन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में, तो उसको देखो। तो लिखा गया है कि द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड देयर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़। जो श्रीलंकन तमिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ही एक पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च कर देते हैं। दे स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। और वो संघर्ष करते हैं कि तमिल को भी सिन्हाला की तरह ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज
घोषित कर दिया जाए। ठीक है। दे ऑल्सो स्ट्रगल्स टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एज सिन्हाला। जिस प्रकार से सिन्हाला को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जैसे उनको जॉब्स दिया जा रहा है, उनको एजुकेशन दिया जा रहा है, तो सिन्हाला को दिया जा रहा है तो हमें भी मिलनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर वे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे। अब 1980s में क्या होता है, तो सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वेयर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल। देखो 1980s में क्या होता है कि कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म किए जाते हैं जिसमें ये डिमांड किया जाता है कि तमिल को इंडिपेंडेंट इलम मतलब घोषित किया जाए। मतलब किसमें तो नॉर्थर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में। इलम का मतलब होता है स्टेट, मतलब तमिल स्टेट को इंडिपेंडेंट घोषित किया जाए नॉर्थर्न और ईस्टर्न पार्ट्स श्रीलंका में। श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट में तमिल को इंडिपेंडेंट घोषित किया जाए, इसकी डिमांड होती है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके 1980 में। ओके, ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आगे यहाँ पे दिया गया है, जैसे हमने ऊपर में बता दिया था कि कैसे यहाँ पे युद्ध स्टार्ट हो जाता है इन दोनों के बीच में स्थिति बिगड़ने के कारण, तो इसी को देख लो। यहाँ दिया गया है कि द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट। अब जैसे ही इन दोनों के बीच में एक तरह से अविश्वास हो गया, शक जगने लगा कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ भी काम नहीं कर रही है, तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, दोनों के बीच टकराव हो गया। ठीक है, जल्द ही जो ये टकराव थी ये सिविल वॉर में बदल गई। तो जैसे कि हमने ऊपर में आप लोग बताया था ना कि सिविल मतलब वॉर में किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्या देखा गया, मेजोरिटी। सिन्हाला को एक तरह से देखा गया मेजोरिटी। अगर बेल्जियम की तरह ही इन्होंने पावर शेयरिंग का यूज़ किया रहता, सिन्हाला के बारे में भी, सिन्हाला के साथ साथ तमिल के बारे में भी कुछ सोचा रहता, तो अभी ये जो वॉर हुआ ये सब तो देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से अभी एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब ये जो सिविल वॉर हुआ, सिविल वॉर से क्या नुकसान हुआ, क्या इसके परिणाम हुए। अब परिणाम ऐसा नहीं कि वॉर हो रहा है तो सिर्फ सिन्हाला को सिर्फ तमिल को, अगर तमिल की मेजोरिटी कम है तो ऐसा, सॉरी माइनॉरिटी, अगर तमिल कम्युनिटी की अगर माइनॉरिटी है, मतलब कम है उनकी संख्या, तो ऐसा नहीं सिर्फ उन्हीं को नुकसान होगा। नुकसान सिन्हाला बोलने वाले लोगों की भी होगा, सिन्हाला कम्युनिटी की भी होती है। कैसे, तो यहाँ पे देखो, तो रिजल्ट ऑफ पीपुल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड। मतलब रिजल्ट ये निकला कि 1000 जो मतलब हज़ारों लोग जो थी दोनों कम्युनिटी से मारे गए। बहुत सारे फैमिलीज़ को कंट्री मतलब जब कंट्रीज़ को छोड़ना पड़ गया, देश को छोड़ना पड़ गया ज़बरदस्ती। और मैनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड्स, मतलब जहाँ पे वो रह रहे थे उस जगह को उनको छोड़ना पड़ गया। ठीक है, मतलब अब उस जगह पे वो नहीं रह सकते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा अशांति फैल चुकी थी। ठीक है, युद्ध का माहौल था। सिविल वार हैज़ काउज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। जो सिविल वॉर थी वो एक टेरिबल सेटबैक लाती है सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ किसी भी मतलब इस कंट्री में। ठीक है ना। फाइनली देखा जाता है कि समझ लो कि ये सिविल वॉर कितने दिनों तक चला होगा। इसकी जो एंड होती है वो 2009 में होती है। सिविल वॉर एंड कब होता है, 2009 में। तो इसको याद रख लेना। ठीक है, चलो आगे अगर हम समझते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे हम समझने जा रहे हैं कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है, डिज़ायरेबल का मतलब ज़रूरी, पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है। तो इसके दो रीज़न है, पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न है प्रूडेंशियल रीज़न और दूसरा है मोरल रीज़न। प्रूडेंशियल का मतलब होता है समझदारी। ठीक है, तो समझदारी वाला रीज़न क्या है इसको देख लो। तो पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। पावर शेयरिंग से आपको एक अच्छा परिणाम मिल सकता है, जो कि हमने बेल्जियम वाले केसेस में देखा। ये मतलब सोशल ग्रुप्स में जो टकराव हो रहे थे, जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे थे, तो उसको ये कम कर देती है। बिल्कुल सही। पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पावर शेयरिंग एक अच्छा तरीका है जिससे कि पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी को भी इंश्योर किया जा सके। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेबल रहे, उसके लिए भी ज़रूरी है। थर्ड यहाँ पे दिया गया है, देखो जो अत्याचारी होते हैं
मतलब ऑब्वियसली जिनकी मेजोरिटी होती है तो कभी कभी वो किसी दूसरे के ऊपर अत्याचार भी करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो अत्याचारी होते हैं, जिनकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं मतलब जो अत्याचार कर रहे हैं, जिनकी मेजोरिटी ज़्यादा है, तो मेजोरिटी ज़्यादा है तो सिर्फ जिन पर अत्याचार हो रहा है नुकसान सिर्फ उसी को हो रहा है, बल्कि जिनकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है इनकी भी लाइफ बर्बाद होती है, इनकी भी लाइफ र्यून होती है। तो प्रॉब्लम दोनों को हो रहा है, जिनकी मेजोरिटी ज़्यादा है उनको भी प्रॉब्लम होता है, जिनकी माइनॉरिटी है उनको भी प्रॉब्लम होता है। मतलब कम्युनिटी दोनों की अगर कम है चाहे ज़्यादा है उससे मतलब नहीं है, बट अगर आप पावर शेयरिंग का यूज़ नहीं करते हो तो इससे मतलब पावर शेयरिंग का यूज़ नहीं करने से दोनों को ही नुकसान पहुंचता है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो ये था प्रूडेंशियल रीजन। मोरल रीजन क्या है? मोरल का मतलब क्या समझते हो? जैसे कि नैतिकता, ठीक है। तो इट इम्पेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। मतलब मोरल रीजन में दिया गया है कि पावर शेयरिंग में इस चीज़ पर इसमें जोर दिया जाता है कि मतलब पावर शेयरिंग का जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके महत्व पर मोरल रीजन में जोर दिया जाता है। पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब मोरल रीजन में बोला गया कि पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये डेमोक्रेसी का स्पिरिट है, डेमोक्रेसी का आत्मा है पावर शेयरिंग, ठीक है। चलो अब एक लास्ट टॉपिक को समझते हैं जो कि है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसमें इस टॉपिक में हम 4 प्रकार के पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। हमने शुरू में ही आप लोगों को बता दिया था। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का मतलब क्या है कि पावर जो शेयर होता है वो किनके बीच में होता है, कैसे पावर शेयर होता है, तो यही हम समझेंगे। तो 4 प्रकार के पावर का शेयरिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिसमें पहला यहाँ पे दिया गया है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। अब हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होता है? तो इसमें जो पावर शेयर्ड होता है वो मतलब डिफरेंट गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन के साथ होता है। अब डिफरेंट ऑर्गन कहने का क्या मतलब हो गया गवर्नमेंट का? जैसे गवर्नमेंट का ये एक ऑर्गन हो गया लेजिस्लेचर, ये एक ऑर्गन हो गया एग्जीक्यूटिव, दूसरा मतलब तीसरा ये एक ऑर्गन हो गया जुडिशरी, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? विधायिका, इसको बोला जाता है कार्यपालिका, इसको न्यायपालिका, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा। तो इनके बीच में पावर की शेयरिंग होती है। अब इसमें किस प्रकार से पावर की शेयरिंग होती है तो इसको देख लो। तो इसमें क्या होता है? तो इट इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। इसमें से देखो पावर ऐसा नहीं कि पावर किसी के पास नहीं है, पावर इन सब के पास अपने जगह पे इक्वल है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर सके। पावर सबके पास है, अनलिमिटेड पावर है, लेकिन अपने पावर का ये गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है। क्यों गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है? क्योंकि जितनी भी ऑर्गन होती है ये इस पर नज़र रखती है और ये इस पर नज़र रखती है, चाहे ये इस पर नज़र रखेगी। सारे ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये एक दूसरे पे नज़र रखते हैं और दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। और इसी के वजह से पावर जो होती है वो बैलेंस रहती है इन इंस्टीट्यूशंस में। और इसमें चेक किया जाता है ना, सारे ऑर्गन्स एक दूसरे को चेक कर रहे होते हैं, इस वजह से इस अरेंजमेंट को चेक्स एंड बैलेंस भी कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पावर ऑफ शेयरिंग क्या होता है? तो इसमें जो पावर शेयर्ड होता है वो डिफरेंट लेवल्स में होता है, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में। जैसे आपने पढ़ा हुआ होगा, एक लेवल हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा हो गया स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा हो गया लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पावर शेयर करती है जैसे स्टेट गवर्नमेंट के साथ, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पावर शेयर करती है लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो इस तरह से इसमें पावर की शेयरिंग होती है। और इसमें जो पावर की शेयरिंग होती है इसको कहा जाता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। ये वर्टिकल वे में हो रहा है ना पावर शेयरिंग, ठीक है। इसको फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे इसके बारे में और अच्छे से। तो ये चीज़ हमने वहाँ ऑलरेडी आप लोग बता दिया है कि फेडरल गवर्नमेंट में जो पावर शेयर्ड होता है वो जनरल गवर्नमेंट मतलब इस सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पूरे कंट्री का जो गवर्नमेंट है, ठीक है, इंटायर कंट्री, ये पावर शेयर करती है ये प्रोविंशियल, स्टेट को ज़्यादा प्रोविंशियल, ठीक है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ ये पावर को शेयर करती है, या तो फिर ये रीजनल गवर्नमेंट यानी कि लोकल गवर्नमेंट के साथ पावर को शेयर करती है, ठीक है। थर्ड आपका फिर यहाँ पे दिया गया है कि पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट टाइप के सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर की शेयरिंग होती है।
तो यहाँ पे कैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर की शेयरिंग होती है, तो पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स सच एज रिलीजन एंड लैंग्वेज। जैसे अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, तो उनके बीच में भी पावर की शेयरिंग होती है। जैसे इसका एक एग्जांपल हम बेल्जियम के बारे में पढ़ चुके हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट में, जिसमें हमने देखा कि डच, फ्रेंच और जर्मन लोगों की अपनी एक अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या हुआ, एक तरह से तीनों आपस में एक दूसरे से क्या किए, पावर का शेयरिंग किए। दूसरा एक एग्जांपल हम लेते हैं जो कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंडिया की है, जिसमें हम देखते हैं कि वुमेन या फिर वीकर सेक्शंस को अलग ही एक पावर मिला हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे कि SC, ST और OBC चलता है। ये हमने ऊपर में भी आप लोग के साथ यह भी डिस्कस किया हुआ था। तो इनके लिए सीट रिजर्व्ड है। तो ये क्यों हो पाया है, क्योंकि इसमें क्या किया, पावर शेयर हुआ है। ठीक है, जो OBC वाले हैं बोले उनके साथ पावर शेयर हुआ, ST वालों के साथ चलो ठीक है आपको हम इतना सीट देंगे, ये बोले चलो आपको हम इतना सीट देंगे। या फिर SC, ST के साथ पावर शेयरिंग हुआ है, ठीक है आप ज़्यादा वीकर हो हम आपको इतना छूट देंगे। तो इनमें क्या चलता है, इनकी सीट जो होती है रिजर्व्ड होती है, इनको प्रीफरेंस मिलता है। ठीक है ना। आगे, दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एज फेयर शेयर इन पावर। मतलब इस मेथड का यूज़ किया जाता है ताकि जिनकी माइनॉरिटी कम हो, जैसे कि SC, ST की जो माइनॉरिटी रहती है वो कम है, तो इनके साथ कुछ गलत ना हो, ठीक है, फेयर इनके साथ हो सके पावर का, तो इस फेयर शेयर के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब एक लास्ट दिया गया है कि जो पावर शेयरिंग किया होता है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में भी पावर की शेयरिंग होती है। चौथा फॉर्म है। ठीक है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में भी पावर की शेयरिंग होती है। देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में होता है पॉलिटिकल पार्टीज़, और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में होती है कंपटीशन। ठीक है, जैसे कंपटीशन में आप देख रहे हो, जैसे भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गया, या तो आप पार्टी हो गया, अलग अलग पार्टी, समाजवादी पार्टी, सारे पार्टी एक दूसरे से क्या करते हैं, कंपटीशन ही रखते हैं ना कि हम जीतेंगे, वो सोचती है हम जीतेंगे। ठीक है, तो ये जो कंपटीशन बनी रहती है, ये कंपटीशन इन पार्टीज़ के कंपटीशन बनी रहती है ताकि जो पावर है वो किसी एक के हाथ में ना रहे। ठीक है, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। जो पावर है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये शेयर्ड होता रहे, तो इस वजह से इनमें कंपटीशन ये बनी रहती है। जैसे कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट, यहाँ पे पावर शेयरिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया गया है, गठबंधन की सरकार जिसको हम कहते हैं। मान के चलो एग्जांपल ले लो कि 300 की सीटें हैं और किसी पार्टी ने मान के चलो 130 सीट लाया। ठीक है, बट इनकी गवर्नमेंट नहीं बन सकती है क्योंकि इनकी कुछ सीट की कम है। अब किसी पार्टी ने 60 वोटिंग लाया, तो ये क्या करेगा, इसके साथ गठबंधन बनाएगा कि चलो हम आपको ये बना देंगे, आप हमें सरकार बना दो। तो इस तरह से गठबंधन की सरकार बनती है जिसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक, कोलिशन कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इसमें पावर शेयरिंग आपस में एक दूसरे से क्या किए, शेयर कर लिए। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में किस तरह से पावर शेयरिंग होता है। आगे यहाँ पे दिया गया है कि वेरियस प्रेशर ग्रुप्स ऑर्गेनाइज पॉपुलर स्ट्रगल्स और प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट विच दे फील इज़ रॉन्ग। देखो बहुत सारे ऐसे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो कि बहुत टाइप के पॉपुलर स्ट्रगल्स या फिर प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं। कब करते हैं, जब कोई भी गवर्नमेंट बनी हुई है वो कोई भी गलत डिसीजन लेते हो, अगर उनको लगता है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से गलत डिसीजन लिया गया है तो वे प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है। बहुत टाइप के ऐसे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाती है कि आपने जो भी डिसीजन लिया हुआ है उसको चेंज करो। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ प्रेशर ग्रुप्स के एग्जांपल दे दिए हैं, जैसे ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियलिस्ट, स्टूडेंट यूनियन, बिजनेस यूनियन, ये सब कुछ प्रेशर ग्रुप्स है जो कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज करती है। तो यहाँ पर भी एक दूसरे से लोग क्या करते हैं, पावर की शेयरिंग ही करते हैं। ठीक है, तो पूरा चैप्टर आप लोग को हमने यहाँ पे समझा दिया है। अगर आपको ये वाली नोट्स डाउनलोड करनी होगी तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके इस नोट्स को बहुत ही ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मिलते हैं आप दूसरे वीडियोज़ में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।